अंकिता एंड वेलकम टू माय चैनल एसी एरुहब। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। ये है पार्ट 2 और इससे पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में जो वीडियो है उसको क्लिक करें, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो उसमें हमने क्या डिस्कस किया था अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्या ये जस्ट है, क्या ये इफेक्टिव है। ठीक है, एंड उससे पहले हमने पढ़ा था कि व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने पहले देखा था कि हमें जरूरत क्यों है, और उसके बाद हमने देखा था, उसके बेस पे हमने एनालाइज किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ठीक है, एंड आज के इस पार्ट में हम किस पे फोकस करने वाले हैं, इस हाउ पे, कि हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया। ओके, तो उससे पहले 2-3 टॉपिक्स आपके रह गए थे, उसको हम डिस्कस करेंगे, फिर हम चलेंगे हाउ पे कि हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। तो उससे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या किया था, हमने पहले व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन के 5-6 पॉइंट्स पढ़े थे। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन देखा था दैट इज व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें मैंने आपको बताया था वो क्या है, इट इज अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, मैंने बोला था फर्स्ट आपको ये लिखना है, इट इज अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट जिसमें आर्टिकल्स है एंड जो बताती है कि एक स्टेट को क्या करना है और क्या नहीं करना है, और उसके बेस पे जो है हमारी स्टेट चलती है। उसके बाद हमने देखा था मोड ऑफ प्रम्यूलगेशन को। मोड ऑफ प्रम्यूलगेशन क्या था कि देखो, कुछ कंट्रीज में ना कॉन्स्टिट्यूशन जो है मिलिट्री रूलर्स बनाते हैं, ठीक है, या फिर जो है पावरफुल जो लीडर्स होते हैं, जैसे जिनको लोगों की सपोर्ट नहीं है, ठीक है, जो अपने मनमानी से बनाते हैं, तो उनमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन डिफंक्ट हो जाता है, वहां की कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल नहीं हो पाती। पर अगर हम अपनी कंट्री में देखें, यूएस में देखें, साउथ अफ्रीका में देखें, वहां की कॉन्स्टिट्यूशन काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे लेजिटिमेसी थी, किसकी? लोगों की। तो जब लेजिटिमेसी होती है तब क्या होती है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल होती है। तो हमने देखा था कि जहां पे लेजिटिमेसी है, जहां पे लोगों का सपोर्ट है, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है सक्सेसफुल है। कुछ कंट्रीज में जो है जहां पे मिलिट्री रूलर्स बनाते हैं या फिर ऐसे लोग बनाते हैं जिनको लोगों की सपोर्ट नहीं होती, तो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन डिफंक्ट रह जाती है। उसके बाद हमने देखा था कि दी सब्सटैंटिव प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। सब्सटैंटिव प्रोविजन में हमने क्या देखा था कि ये ऐसे प्रोविजंस है जो लोगों को एक रीजन देता है कि क्यों वो कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास करे। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन सबके नीड्स को पूरी करती है, सब पे ध्यान देती है, माइनॉरिटी से लेकर वेमेन से लेकर मेजोरिटी को भी ध्यान देती है, मतलब हर एक सेक्शंस को जब ध्यान देती है, तभी लोगों का विश्वास आता है कॉन्स्टिट्यूशन पे, और वो कॉन्स्टिट्यूशन तब सक्सीड होता है जब वो हर एक सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पे ध्यान देती है। सो इतना हमने पढ़ा था। चलो अब हम देखते हैं बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन से। बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन से आप क्या समझते हो? देखो, ये इंस्टीट्यूशन और ये डिजाइन, मतलब इंस्टीट्यूशन को हमें कैसे डिजाइन करना चाहिए? बैलेंस्ड वे में। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि इंस्टीट्यूशन को हमें कैसे डिजाइन करना चाहिए? बैलेंस्ड वे में। अगर बैलेंस्ड वे में डिजाइन नहीं हुआ तो क्या हो सकता है? अगर बैलेंस्ड वे में डिजाइन नहीं हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी सबवर्ट कर सकता है। सबवर्ट मतलब क्या होता है कि उलट देना। जैसे तख्ता पलट हो जाता है। काफी सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, बट फिर भी एक स्मॉल ग्रुप क्या करती है, तख्ता पलट कर देती है, वहां के गवर्नमेंट को जो है हटा देती है और अपना राज चलाती है। और ये स्मॉल ग्रुप क्या है? ये ऐसे लोग हैं जिनको पावर चाहिए। क्या चाहिए? पावर। तो ये जो लोग हैं, ये जो स्मॉल ग्रुप है ना, इनको क्या चाहिए? पावर। और जिसकी वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करते हैं? सबवर्ट कर देते हैं। पर अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से बना है, ठीक है, अगर आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देख ले तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अगर हमारा जो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से बना है, जहां पे इंटेलिजेंटली जो है हर एक इंस्टीट्यूशन को ठीक से पावर बैलेंस वे में अगर बांटी गई है, तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। ठीक है, so one way of such intelligent design of a constitution is to ensure that no single institution acquire monopoly. ओके, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आप हमारी सोसाइटी देख लो, अगर आप इंडिया देख लो, ठीक है, तो इंडिया में कैसे डिवीजन ऑफ पावर है? देखो, हॉरिजॉन्टल एक डिवीजन ऑफ पावर है, अगर आपको पता होगा। ठीक है, तो इसमें जो है लेजिस्लेचर है, यहाँ पे जो है एग्जीक्यूटिव है, यहाँ पे जो है जुडिशरी है। ठीक है, ये है लेजिस्लेटिव डिवीजन ऑफ पावर।
तो लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उसको एग्जीक्यूट करना, एंड जस्टिस जुडिशरी का काम है जस्टिस देना, और भी काफी सारे काम है, ठीक है, रिव्यू करना कि जो लॉ आए हैं वो ऑफेंसिव है कि सही है सोसाइटी के लिए, ये सब देखना, ठीक है। सो अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल ले तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल फ्रैगमेंट है पावर का, ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और स्टैट्यूटरी बॉडीज भी है जैसे इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, जो इलेक्शंस को देखती है। सो ये क्या करती है, ये चेक एंड बैलेंस रखती है, ये क्या करती है, चेक एंड बैलेंस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसी को क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, और इसको बैलेंस्ड वे में हमें रखना चाहिए। सो इस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन हमने बैलेंस में इसलिए रखा है ताकि चेक रह सके एक दूसरे पर। अगर लेजिस्लेचर ने कोई गलती की है तो एग्जीक्यूटिव उसको बोल सके, अगर एग्जीक्यूटिव कोई गलती कर रहा है तो ये इन पे चेक रख सके। तो एक दूसरे पे चेक रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि कोई एक सेक्शन कभी पावरफुल ना बन सके, ठीक है। अगर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो कभी भी कोई भी आ जाएगा और बोलेगा कि हम हैं, हम पावरफुल है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट कर देगा और अपना रूल करेगा, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ सेकंड थिंग क्या है कि ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम एक बैलेंस बना के चले कुछ नॉर्म्स और प्रोसीजर्स में जो अथॉरिटेटिव है, और एट द सेम टाइम हम इतना फ्लेक्सिबल भी रहे कि जो आने वाले चेंजेस है उसको हम अपने आप अडॉप्ट कर सके। तो रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी मैं आपको समझाती हूँ कैसे। अगर रिजिडिटी जो है, पहले हम फ्लेक्सिबल को समझते हैं। आप अमेंडमेंट देखते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारे अमेंडमेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे 100, 100, 200, 3, काफी सारे अमेंडमेंट्स आते रहते हैं। सो ये क्या है, ये कुछ चेंजेस है जो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे लेते हैं एज पर दी सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी हमेशा से एक तरीके से नहीं चलती है, कुछ चेंजेस आते रहते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज आती रहती है, उसके हिसाब से जो है हमें अमेंडमेंट करना पड़ता है, तो हम अमेंडमेंट करते हैं। तो इसको हम बोलेंगे फ्लेक्सिबल, क्योंकि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इजीली अमेंडमेंट करते हैं। बट रिजिड क्यों है, रिजिड इसलिए है क्योंकि कुछ प्रोविजंस जो है सिंपल मेजोरिटी से होती है और कुछ जो है स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। सो स्पेशल मेजोरिटी आपको पता होगा, स्पेशल मेजोरिटी एंड जो है सिंपल मेजोरिटी। तो अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करना है तो इतना भी इजी नहीं है, कुछ ऐसे लॉज है जिसको बनाने के लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है। किसी में जो है स्टेट लेजिस्लेचर्स के भी जो है आपको राय लेने पड़ते हैं। तो कुछ ऐसे प्रोविजंस है जिसके लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, इसलिए ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है रिजिड भी है, ऑन द अदर हैंड फ्लेक्सिबल भी है, क्योंकि आने वाले टाइम पे हम अपने हिसाब से जो है अमेंडमेंट करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि अमेंडमेंट हम इजीली कर लेते हैं, स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है, और कुछ केसेस में जो है सिंपल मेजोरिटी से भी काम चल जाता है। तो इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल दोनों है। सो आई होप आपको समझ आया होगा इंस्टीट्यूशनल बैलेंस डिजाइन क्या है, बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन क्या है। सो फर्स्ट जो है हमें एक फ्रैगमेंटेशन करना है पावर का, ताकि एक दूसरे पर वो कभी कभी जो है हावी ना हो सके, कभी अकेला कोई ग्रुप निकल के ऐसा ना आए जो पावर के लिए क्लेम करे। एंड सेकंड जो है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। चलो अब हम देखेंगे हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया। सो सबसे पहले आपको जानना होगा फर्स्ट से कि क्या हुआ था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए क्या जरूरी है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत है। एंड ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ना, ये फर्स्ट कब मीट हुई थी, 9 दिसंबर 1946, ठीक है, ये याद रखना, 9 दिसंबर 1946। उसके बाद जो है ये कब मीट हुई, कब रीअसेंबल हुई, जब इंडिया डिवाइड हो गई उसके बाद 14 अगस्त, ठीक है, 1947। सो फर्स्ट मीट कब हुई थी, ये 1946 में, उसके बाद 14 अगस्त 1947 में। तो फर्स्ट आपको ये याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब रीअसेंबल हुई थी। उसके बाद देखो क्या हुआ था, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, इसके मेंबर कैसे आए थे। अब देखो, एक प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली बना था,
प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, PLA मैं लिखती हूँ, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। किसके अंदर बना था ये? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो आपको सिंपली याद रखना है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है उसके तहत ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी, जिन्होंने इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जो है मेंबर्स को उन्होंने चुना था। ठीक है, और ये जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है रफली किसके बेसिस पे था? कैबिनेट मिशन प्लान के बेसिस पे। सो आपको पता होगा एक कैबिनेट मिशन आई थी। कैबिनेट मिशन क्या है? जिसको नहीं पता मैं एक शॉर्ट में बता देती हूँ कैबिनेट मिशन क्या है। आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा या फिर पढ़ोगे लास्ट चैप्टर्स में। कैबिनेट मिशन एक्चुअली ना हमारे इंडिया में जब ट्रांसफर ऑफ पावर की बात चल रही थी कि अब ब्रिटिश सरकार से पावर किसको जाएगी? इंडियन गवर्नमेंट को। तब कैबिनेट मिशन भेजा गया था इंडिया में ब्रिटिशर्स के थ्रू, और उन्होंने जो है ये पावर ट्रांसफर ऑफ पावर का काम किया था, मतलब क्या क्या करना है उन्होंने सब बताया था। ठीक है, तो इन्होंने एक जो है सजेस्ट किया था, एक बेसिस सजेस्ट किया था जिसके बेस पे ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी। अब इन्होंने क्या सजेस्ट किया, देखो क्या क्या बेसिस थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के। फर्स्ट, जो प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट है, ठीक है, प्रिंसली स्टेट एंड प्रोविंस, इसमें कैसे मेंबर्स आएंगे? 1:10 लाख के रेशियो में। ठीक है, 1:10 लाख के रेशियो में, क्योंकि 10 लाख में एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा, 10 लाख पॉपुलेशन हुए तो एक रिप्रेजेंटेटिव। जो इनका जो था ये पॉपुलेशन पे बेस्ड था। ठीक है, सो प्रिंसली स्टेट और प्रोविंसेस के जो भी मेंबर्स थे वो पॉपुलेशन पे बेस्ड था। तो कितने आए? 292 जो है जो प्रोविंस से आए थे। ठीक है, ये प्रोविंस से आए थे। और प्रिंसली स्टेट से कितने आए? 93। ओके, सो 292 प्रोविंसेस से आए, प्रिंसली स्टेट को कितना अलॉट किया गया? 93 सीट्स। ओके, इतना याद रखना। सो फर्स्ट हमारा क्या हो गया? जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है कि 1:10 लाख के रेशियो में प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट को जो है दिया गया था सीट। उसके बाद मुस्लिम, सिख, ओके, एंड जी जनरल है, जनरल है। सो मुस्लिम, सिख्स और जनरल, इनको भी जो है तीनों इन कम्युनिटी को भी अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से, उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से जो है इनको भी सीट्स दी गई थी। तो ये सारा क्या हो रहा था? पॉपुलेशन के बेस पे। ठीक है, उसके बाद है मेंबर्स ऑफ ईच कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव बाय द मेथड ऑफ PR सिस्टम। ठीक है, बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू, PR सिस्टम के थ्रू जो है उन्होंने अपनी रिप्रेजेंटेटिव्स चुनी थी। सो देखो कोई हार्ड नहीं है, मैं एक बार और समझा देती हूँ। ये जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है ना, कंस्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मीट कब हुई थी? 1946 में। उसके बाद जो है 14 अगस्त 1947 में वो मीट हुई। और ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली में कैसे मेंबर्स थे? जिनको प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा चुना गया था। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली को किसने बनाया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अंदर जो है ये बना था। ठीक है, और इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली में कैसे मेंबर्स थे? फर्स्ट प्रोविंशियल और प्रिंसली स्टेट्स से थे, उसके बाद मुस्लिम, सिख्स, जनरल्स में से थे। एंड इनको कैसे चुना गया था? PR सिस्टम के थ्रू चुना गया था, और इनके पॉपुलेशन के हिसाब से जो है लोगों को चुना गया था। ठीक है, एंड द मेथड ऑफ सिलेक्शन इन केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट, और जो प्रिंसली स्टेट है, ठीक है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को कंसल्टेशन के थ्रू चुना गया था कि आप में से कौन आएगा बताओ, तो उस हिसाब से जो है इनको चुना गया था। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द कंस्टिट्यूएंट असेंबली कि कैसे ये बनना स्टार्ट हुआ, कंस्टिट्यूएंट असेंबली बना और उन्होंने जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। अब देखो इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कंपोजिशन कैसे थे। सो फर्स्ट जो है 389 टोटल मेंबर्स थे। ओके, 389 टोटल मेंबर्स थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में। उसके बाद ये कम होके कितना हो गया? 299। 299 क्यों? क्योंकि जो भी मेंबर्स थे जो पाकिस्तान के एरिया से थे, मतलब डिवाइड हो गया था इंडिया, उसके बाद पाकिस्तान के एरिया में जितने भी मेंबर्स आते थे उनको एक्सक्लूड कर दिया गया, तो कम होके ये कितना हुआ? 299। उसमें से भी 284 मेंबर्स जो है वो आए थे
24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन को साइन करना था। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है 26 नवंबर 1949 में ये अडॉप्ट कर लिया गया था और उसके बाद 24 जनवरी 1950 को इसमें सिग्नेचर करके इसे फाइनली पास किया गया और उसमें भी 284 मेंबर्स थे, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो है एक न्यू कंसेप्शन ऑफ सिटीजनशिप दिया गया था और जहाँ पे माइनॉरिटी राइट्स को, रिलीजियस आइडेंटिटी को भी एक्सेप्ट किया गया था। और एक चीज देखो, इसमें जो है ना कांग्रेस की परसेंटेज ज्यादा थी। सो 82% सीट्स जो है कांग्रेस की थी, ठीक है, क्योंकि वो काफी बड़ी पार्टी थी। तो 80% ऑफ द सीट्स इन द असेंबली जो है आफ्टर द पार्टीशन वो कांग्रेस डोमिनेटेड थी, ठीक है। यही कंपोजिशन है और कुछ नहीं है इसमें। ओके, सो अब हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। देखो यार, कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है। डेलिब्रेशन मींस आपको बता देती हूँ, दैट इज डिस्कशन। आपको पता ही होगा डेलिब्रेशन मींस क्या है, डिस्कशन। और हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब काफी सारे ऐसे क्वेश्चन अराइज हो रहे थे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन को हमें प्रॉपर्टी राइट्स देनी चाहिए कि नहीं, क्या रिलेशन होगा स्टेट और सेंटर के बीच में, उसके बाद क्या हमारे पास सेंट्रलाइज्ड या फिर डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम होना चाहिए कि नहीं। तो काफी सारे ऐसे सवाल थे, ठीक है। और ये जो सारी डिस्कशन थी ना इन क्वेश्चंस पे, उनको रिकॉर्ड किया जाता था न्यूज़पेपर में, उसके बाद रेडियो में सुनाए जाते थे। तो फुल ऑन ट्रांसपेरेंसी थी कि क्या डिस्कशन हो रहा है, क्या बात चल रही है, ठीक है। तो ऐसे काफी सारे डिस्कशंस है जो आप भी जाके, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप भी वेबसाइट्स वगैरह में जाके पढ़ सकते हो, अभी भी अवेलेबल है। जो भी डिस्कशंस हुई थी, काफी ऐसे पॉइंट्स है, ठीक है, बहुत लॉजिकली जो है सारे डिसीजंस रखे गए थे, एनालाइज किया गया था इन क्वेश्चंस को। तो आप उनको जाके जरूर पढ़ सकते हैं। सो ये जो डिस्कशंस है इसके बेस में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था और ऐसे बना था ताकि हर एक सेक्शंस को जो है राइट्स मिल सके। देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था वो यूनिवर्सल सफरेज के ऊपर नहीं बना था कि लोग चुन के फिर अपना मेंबर्स भेज रहे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, बल्कि ऐसे बना था कि सबको जो है इक्वल जो है वॉइस मिल सके। मतलब सिख्स को भी, मुस्लिम्स को भी, क्रिश्चियंस को भी, तो सबको जो है पॉपुलेशन के आधार पे रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। और हर एक सेक्शंस जो है अपने क्वेश्चंस रख रही थी, अपने अपने जो है मांग रख रही थी, डिमांड्स रख रही थी और इन सारी चीजों पे डिस्कशन हुआ। एक ऐसी चीज थी जिसको मतलब बिना डिस्कशन के मतलब सब एक साथ सहमत थे, वो है कि सफरेज, ठीक है, यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज क्या है, जिसके अंदर आपके राइट टू वोट को बताया गया है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, कि एक सर्टेन एज के बाद आप जो है वोट दे सकते हो इरेस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, क्लास, रिलीजन, क्रीड एक्सेट्रा, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर ऑल्सो। सो इस चीज को जो है अडॉप्ट कर लिया गया था एंड इसमें ज्यादा डिस्कशंस भी इतनी नहीं हुई थी क्योंकि सबको जो है इसमें मंजूरी थी, ठीक है। तो और बाकी सारे ऐसे टॉपिक्स थे जिसपे डिस्कशन हुआ, आर्ग्यूमेंट्स हुए, उसके बेसिस पे जो है एक डिसीजन लिया गया, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। अब प्रोसीड्योर देखते हैं, प्रोसीड्योर क्या था। अब देखो यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन पे काफी सारे कमिटीज बनी थी, ठीक है। कमिटीज कब बनती है, जब हमें किसी चीज को जो है स्क्रूटिनाइज करना होता है या फिर किसी चीज पे जांच करनी होती है। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कमिटीज थी और वहां पे जो भी दिग्गज थे जैसे राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, B.R. अम्बेडकर, इन कमिटीज को वो चेयर करते थे। अब कुछ ऐसे भी थे जो अंदर ही अंदर, मतलब जैसे अंबेडकर और गांधीयन व्यूज इतने मिलते नहीं थे, दोनों के विचार थोड़े अलग थे, क्योंकि अंबेडकर जो है अपने डिप्रेस्ड क्लासेस को, शेड्यूल कास्ट को जो है अपलिफ्ट करना चाहते थे और उनका कहना था कि कांग्रेस जो है ये नहीं कर रही है, ठीक है। तो नेहरू भी कुछ बात पे जो है डिसएग्री हो रहे थे। तो हमेशा मतलब लोगों में खटास थी, लोगों में डिफरेंसेस थे, बट फिर भी ऐसा ट्राई किया गया कि बाद में सब जो है कंसेंसस पे आए और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबके लिए बने। एक राज्यसभा टीवी की एक आपको एपिसोड आती है, आप देख सकते हो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है कि कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कैसे बना, ठीक है। तो अगर आपको चाहे तो मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाके देख सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है कैसे बना। तो उस सीरीज का नाम है संविधान, ठीक है। अगर किसी को भी इंटरेस्ट है ना
कि देखने के लिए कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना था, काफी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बता सकती हूँ, मैंने पूरी सीरीज देखी है एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपको अच्छे से एकदम पिक्चराइज वे में आपको समझ आ जाएगा। तो ये सीरीज बिल्कुल देखना, राज्यसभा टीवी की है। ओके तो ये आपको काफी मदद भी करेगा। ठीक है, तो काफी प्रोसीड्योर्स यही थे, प्रोसीड्योर्स में कि क्या हुआ, कमिटीज वगैरह बनाई गई थी। ये अटेम्प्ट था कि एक कंसेंसस पे लाया जाए, सब में डिफरेंसेस थे बट लास्ट में जाके सब जो है एक साथ एक चीज पे सहमत हो। ओके सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनल मूवमेंट। तो आपको पता ही होगा नेशनल मूवमेंट चल रहा था और इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया किसमें, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देने में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पता है इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की वजह से जितने भी हमारे कंट्रीज में डाइवर्सिटी है ना, वो एक साथ आई और सब मिलके इस ब्रिटिशर्स को भगाने में लग गए, और जिसकी वजह से हमें ये भी राइट मिला कि हम जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इंश्राइन कर पाए। तो अगर ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमारे सामने नहीं होती तो शायद ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि एक कॉमन रीजन था जिसकी वजह से लोग जो है एक साथ आए इंस्टेड ऑफ ऑल दिस डाइवर्सिटीज। एंड इस हिस्टोरिकल मूवमेंट के बेस पे जो है हमने एक समरी ली, समरी जो है हमने कॉन्स्टिट्यूशन पे प्रेजेंट किया, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने प्रेजेंट किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, वो है जवाहरलाल नेहरू। कब, 1946 को। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इसने एक हमें वैल्यू प्रोवाइड की है, वैल्यू जिसको हमने कहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने जो इनकॉर्पोरेट किया ना, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, डेमोक्रेसी, ठीक है, आइडेंटिटीज, जो हमने जो भी ये सब मोरल कमिटमेंट्स जो एस्टैब्लिश किया है हमने, तो जो भी ये सारे वैल्यूज हमने जो भी इनकॉर्पोरेट किया है, ये हमें किसने दिया है, इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने। सो इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की जो ये जो एक वैल्यूज थी हमें कहाँ से मिली है, इस नेशनल मूवमेंट से, जिसने लोगों को कहा कि ये जो है, जिसने लोगों को ये एहसास दिलाया कि इन चीजों की आपको जरूरत है, और जिसको फिर कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या किया गया, इनकॉर्पोरेट किया गया। सो दैट इज इट फॉर दिस टॉपिक। इसमें बस इतना ही बताया गया कि कैसे इनहेरिटेंस किया गया है नेशनल मूवमेंट को। तो क्या हमने इनहेरिट किया है, इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को और उनकी वैल्यूज को, जिसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन पे इनकॉर्पोरेट किया है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस टॉपिक। तो ये टॉपिक सेम है बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन की तरह। तो इसमें क्या बोला गया है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन की एक इफेक्टिवनेस इस बात पे भी डिपेंड करती है कि हमारे यहाँ पे कैसा है अरेंजमेंट, इंस्टीट्यूशन की जो अरेंजमेंट है वो कैसी है। सो इस बात से भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की इफेक्टिवनेस पता चलती है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसमें काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया है ताकि हम एक राइट बैलेंस बना सके इन सारे इंस्टीट्यूशन में। तो अब देखते हो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तो इस पे जो एक हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चेक एंड बैलेंस रखने में काम आती है। एंड इस वजह से जो है हमने क्या अडॉप्ट किया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरल अरेंजमेंट। फेडरल अरेंजमेंट क्या होता है, फेडरल मीन्स फेडरलिज्म, जहां पे डिसेंट्रलाइजेशन होता है, मींस सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर डिवीजन है ये भी है। और हमने एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है। ठीक है, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो इसको कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं दैट इट इज अ बैग ऑफ बोरोइंग, कि हर कॉन्स्टिट्यूशन से इन्होंने बोरो किया है। अब अगर देख लो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच, यूनाइटेड स्टेट्स, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हर कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कुछ कुछ लिया है। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये एक बैग ऑफ बोरोइंग है, पर ऐसा नहीं है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो उस टाइम में हर एक कॉन्स्टिट्यूशन को देख रहे थे। ठीक है, और उसमें से जो भी चीज अच्छी लग रही थी, ठीक है, उनको वो अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करते। जैसे मान लो आपके क्लास में सारे बच्चे जो है कुछ कुछ बच्चे जो है बहुत अच्छा पढ़ते हैं, तो आपने क्या किया, उन सबसे नोट्स लिया और इन तीनों में से मिलके जो है आपने एक अपना नोट्स बनाया। ठीक है, तो आपने सारी अच्छाई जो है अपने अंदर ली है। ठीक है, तो इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि आपने पूरा उनका कॉपी किया है, हम ये बोलेंगे कि कुछ कुछ अच्छी चीजें जो आपने ली है और अपने हिसाब से आप अपने उसको मॉडिफाई करके लिखा है। तो वैसे ही इंडिया उस टाइम में थी, इन्होंने सबसे थोड़ा थोड़ा लिया है, बट अपने सिचुएशन, अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने तरीके से सब कुछ अपने अंदर जो है डाला है।
So that is all for the video. I hope you find this video helpful. अगर कोई भी डाउट है so please do write me in the comment section. आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल में भी फॉलो कर सकते हो, AC Edu Hub आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, वहां पे भी जाकर आप फॉलो कर सकते हो नोट्स एंड अदर स्टडी मटेरियल्स के लिए. एंड कोई भी डाउट है तो राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. हम मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय.